फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अविनाश चौरसिया, आपका एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स में। आज हम इंडियन पॉलिटी के 7th लेक्चर में हैं। आज हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किन चीजों पर जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है डिपेंड करता है और वह कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें जानना बहुत जरूरी है भारतीय संविधान को समझने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है टॉप 5 बेसिक स्ट्रक्चर है और जो है 5 वर्ड कहा जाता है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं, भारतीय संविधान को जो है बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। ठीक, वह 5 शब्द कौन है देखिए, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ये 5 टर्म है जो कि भारतीय संविधान को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि प्रियम्बल का जब पिछले लेक्चर प्रियम्बल में मैंने आपको बताया था कि केशव नंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला केस जो 1973 में हुआ था, उसके जजमेंट में आया था प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट हैज द पावर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बट पार्लियामेंट के पास पावर था कि वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट कर सके, कुछ बदलाव कर सके, बट पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट जो है बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको कभी चेंज नहीं कर सकता है। ये वही 5 बेसिक स्ट्रक्चर जिसको जो है पार्लियामेंट कभी भी टच नहीं कर सकता है। ठीक, भारतीय संसद में इसे जो है बदलाव करने के लिए कोई भी बिल जो है पारित नहीं होगा कभी, यह कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो 5 बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? सॉवरेन है, भारत एक संप्रभुता देश है, समाजवादी देश है, सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष देश है, लोकतांत्रिक देश है और गणराज्य है। ठीक, तो हम जो है एक एक लाइन से जो है इसे समझते हैं। पहले हम सॉवरेन समझते हैं। सॉवरेन वर्ड जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया। ये भी क्वेश्चन आता है कि सॉवरेन टर्म जो है वो कहां से लिया गया है, तो ये जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है। तो ये आप याद रखिएगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ये वर्ड लिया गया है। और ये जो है मेन कहा जाता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी ऑप्शन मिलेगा, नहीं तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन भी रहेगा। तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन ही एक्यूरेट है, पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था। ये तो देख लीजिए, मैंने बता दिया। सोवरेन टर्म जो है किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, अब देखिए सोवरेन क्या मतलब होता है। क्वीन विक्टोरिया का जब शासन था तो कहा जाता था कि क्वीन विक्टोरिया के शासन में जो है सूरज डूबता नहीं। इसका मतलब क्या था? क्वीन विक्टोरिया का साम्राज्य इतना दूर तक फैला हुआ था, इंग्लैंड का साम्राज्य इतना दूर तक फैला हुआ था कि किसी टाइम जो है किसी देश में जो है सूरज उगा हुआ ही रहता था, डूबता नहीं था। तो इसलिए जो है कहा जाता था कि उसके शासन में जो है सूरज कभी नहीं डूबता था। पर जब क्वीन विक्टोरिया ने जो है 1945 का जो विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद जो है जब सब देशों को आजाद करना स्टार्ट किया, तो आजाद करने के दौरान जो है उन्होंने जो है सारे देशों को 2 ऑप्शन दिया। सोचा कि हम जाएंगे तो हम कुछ लेके जाएंगे, ठीक ना। तो जाते हुए भी उन्होंने जो है ऑफर दे दिया। क्या कहा कि आप जो डोमिनियन स्टेटस चाहते हैं या सॉवरेन स्टेटस चाहते हैं? 2 स्टेटस देने का कहा। देखिए डोमिनियन और सॉवरेन मतलब क्या है दोनों का? सॉवरेन स्टेटस जहां कोई देश जहां चाहता, तो इसका मतलब ये होता है कि उसके कानून में जब भी वो देश आजाद होने के बाद जब भी अपना कानून बनाएगा, उसमें जो है इंग्लैंड जो है क्वीन विक्टोरिया जो है कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। और उस देश का जहां किसी से लड़ाई होता है तो क्वीन विक्टोरिया का उससे कोई मतलब नहीं है, उसे सहयोग करे, उसे कभी भी लोन दे, किसी में कुछ मतलब नहीं है। क्योंकि जब किसी भी देश को ग्रोथ करना होता है तो उसको किसी का सपोर्ट चाहिए होता है। तो भारत ने कह दिया डायरेक्ट कि हम सपोर्ट नहीं लेंगे, हम खुद से ग्रो करेंगे, जो भी युद्ध होगा हम खुद देख लेंगे और हमें कोई भी नियम बनाना होगा हम खुद बना लेंगे, हमें जो है क्वीन विक्टोरिया का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। तो इस सोवरेन का मतलब यही होता है। ठीक, और डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? डोमिनियन स्टेटस होता है कि वो जो देश है जब आजाद हुआ तो उसके बाद जो ग्रो करने के लिए वो जो है क्वीन विक्टोरिया से मदद मांग सकता है। क्वीन विक्टोरिया जो है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है बदलाव जहां करना होगा इस देश में, जैसे यहाँ इंडिया में जो है जहां नरेंद्र मोदी बदलाव कुछ करते हैं तो उन्हें जो है क्वीन विक्टोरिया तक जाके जो है सिग्नेचर कराना पड़ेगा कि हमें यह बदलाव करना।
सिग्नेचर कराना ही होगा। वो हाँ कर दे पर उनसे पूछना तो पड़ेगा। और फिर उसके बाद जब भी उस देश का जो है किसी देश से लड़ाई होता है तो इंग्लैंड जो है अपना सेना जो है उस देश के लिए भेजेगा। तो ये बात हो जाता है डोमिनियन स्टेटस में। तो कुछ लोगों ने, कुछ कंट्री ने जो है डोमिनियन स्टेटस अपनाया, कुछ ने जो है सोवरेन स्टेटस अपनाया। तो ये आप याद रखिए। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ये 3 देश थे। बहुत सारे देश हैं पर ये टॉप 3 देश हैं जिन्होंने जो है डोमिनियन स्टेटस अपनाया था। ठीक है, क्योंकि ये भी जो है इंग्लैंड के साम्राज्य में ही आते थे उस समय। सोवरेन किसने अपनाया? देखिए, सोवरेन हमारी इंडिया ने अपनाया, फ्रांस ने अपनाया, इंडिया, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, बहुत सारे देशों ने जो है सोवरेन स्टेटस अपनाया। इसका मतलब ये जो है कोई भी रूल बनाएंगे तो इन्हें जो है कभी भी कुछ हो, इन्हें जो है क्वीन विक्टोरिया से मतलब नहीं, अभी तो क्वीन एलिजाबेथ है तो उनसे जो है कोई मतलब नहीं है, उनसे कुछ करवाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो और इंग्लैंड का हस्तक्षेप नहीं रहेगा उसमें। ठीक, तो ये डोमिनियन और सोवरेन का मतलब ये हो गया। इसलिए जो इंडिया को जो सोवरेन स्टेट कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए सोवरेन जो है इंडिया में लागू कब हुआ? इंडिया एडॉप्टेड सोवरेनिटी ऑन 26 जनवरी 1950, जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है इनफोर्स में लाया गया था, रिपब्लिक डे जो है ये जो है अडॉप्ट किया गया था। ट्वेंटी जनवरी 1950 को जो है इंडिया जो है सोवरेन स्टेट बन के जो है उभरा। अब देखिए ये आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग जो है सोशलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सेकंड स्ट्रक्चर है किसका? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। सोशलिस्ट वर्ड जो है पहली बार जो है जर्मन फिलोसोफर और इकोनॉमिक्स थे कार्ल मार्क्स, उनके द्वारा जो है 19th सेंचुरी में यूज हुआ था। उन्होंने ही जो है पहली बार जो है सोशलिस्ट टर्म का यूज किया था। किसने? कार्ल मार्क्स। किया होगा पहले बहुत ने, पर कार्ल मार्क्स ने जब यूज किया तभी जो है पूरे दुनिया में ये बात फैल गई थी। लिख देता हूं। कार्ल मार्क्स ने पहली बार जो है सोशलिस्ट टर्म का यूज किया था। उनके हिसाब से जो है सोशलिस्ट, कोई भी स्टेट सोशलिस्ट कब होता है? अ स्टेट इज सोशलिस्ट बाय व्हाई अ सोसाइटी इन विच इक्वल स्टेटस, इक्वल कौन कौन स्टेटस? देखिए इकोनॉमिक स्टेटस भी और सोशल स्टेटस, इक्वल इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस टू ऑल ऑफ द पीपल ऑफ द सोसाइटी। मतलब कोई भी, वो जो है सोशलिस्ट का मतलब क्या डिफाइन करते थे 19th सेंचुरी में? एक ऐसा सोसाइटी जिसमें जो है कोई जितना भी सोशल स्टेटस है सबका, सोशल स्टेटस सारे लोगों का सेम है और इकोनॉमिक स्टेटस भी सारे लोगों का सेम है। मतलब क्या? सोशल स्टेटस मतलब क्या? उस देश में कोई भी फॉरवर्ड नहीं होगा, कोई भी बैकवर्ड नहीं होगा, कोई भी अनटचेबल नहीं रहेगा। और इकोनॉमिक स्टेटस मतलब कोई भी गरीब नहीं होगा और कोई भी अमीर नहीं होगा। ऐसा स्टेट वो देखना चाहते थे कार्ल मार्क्स। ठीक, लिख देता हूं। एक सोसाइटी जिसमें जो है इक्वल सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस हो पीपल का, कोई ना फॉरवर्ड हो, ना बैकवर्ड हो, ना अनटचेबल हो, ना पुअर हो, ना रिच हो। पर ये कब उन्होंने किया था? 19th सेंचुरी में।
ये 19th सेंचुरी की बात है, पर अभी क्या चल रहा है, 21st सेंचुरी चल रहा है। अभी जो है जो 3 प्राइमरी नीड्स, बेसिक नीड्स होता है, फूड होता है, शेल्टर होता है, क्लोथ्स होता है, रोटी कपड़ा मकान, वो जो है सबके पास है। अभी कोई भी जो है भूखे नहीं रहेगा। पर अभी किस चीज की बात आ गई, अभी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात है कि हम लोग जो है क्या क्या यूज करते हैं, कौन मोबाइल यूज, अच्छा मोबाइल टेक्नोलॉजी का मोबाइल यूज कर रहा है, कौन अच्छा ब्रांड का चीज यूज कर रहा है। अभी फ्रिज आ गए, रेफ्रिजरेटर, फ्री वाशिंग मशीन सब आ गए हैं, कार बाइक, ये सब लोग देखते हैं, स्टैंडर्ड देखते हैं, किस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में लोग रहते हैं। तो इस लिहाजे से जो है ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि अभी 21st सेंचुरी में तो ये लागू तो चलने वाला है नहीं। और सोशलिस्ट ये 19th सेंचुरी की बातें थी, अभी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे सब डिपेंड कर रहा है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो ये जो है कोई भी देश जो है अपनाने से मना कर दिया, ऐसा किसी भी देश में अभी जो है पूरे वर्ल्ड में जो है किसी भी देश में नहीं है। ऐसा सोशलिस्ट स्टेट जो है कोई भी नहीं है, सोशलिस्ट नेशन कोई भी नहीं है। इंडिया ने सोशलिस्ट क्यों अपनाया? इंडिया ने सोशलिस्ट अपनाया 6 एविल को खत्म करने के लिए। इंडियन सोसाइटी की जो 6 बुराइयां थी उन्हें खत्म करने के लिए जो है इंडिया ने जो है सोशलिस्ट स्टेट को अपनाया। जो देखिए कौन 6 बुराइयां थी, 6 बुराइयां कौन कौन थी ये मैं लिख देता हूं, पहले ये रफ कर देता हूं। 6 बुराइयां, 6 एविल क्या थी इंडियन सोसाइटी की? डिस्क्रिमिनेशन, पॉवर्टी, न्यूट्रिशन, इग्नोरेंस, इनइक्वालिटी। ठीक, तो देखिए पहला हो गया आपका सिक्स सेवल्स जो कि इंडियन सोसाइटी की है, जिसे खत्म करने के लिए इंडिया जो है सोशलिस्ट स्टेट बन गया। पॉवर्टी, न्यूट्रिशन, पॉवर्टी गरीबी खत्म करने के लिए, कुपोषण खत्म करने के लिए, बच्चे में जो कुपोषित बच्चे होते हैं वो सब खत्म करने के लिए हुआ। इग्नोरेंस, अज्ञानता खत्म करने के लिए, अंधविश्वास जो लोग पाल के रखते हैं वो खत्म करने के लिए ये सोशलिस्ट स्टेट का कॉन्सेप्ट अपनाया गया। और देखिए इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी मतलब सब बराबर होंगे, कोई ऊपर जाति नीचे जाति नहीं होगा, ये सब के लिए इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट अपनाया गया। ये सब खत्म करने के लिए जो है इंडिया ने सोशलिस्ट स्टेट का कंसेप्ट अपनाया। ये 6 एविल है, 4 मैंने लिख दिया, आप देखिए दूसरा एक हो गया डिस्क्रिमिनेशन, इंडियन सोसाइटी से जो है भेदभाव खत्म करने के लिए। और छठा हो गया आपका अनटचेबिलिटी, छुआछूत। ये 6 चीज खत्म करने के लिए पॉवर्टी, न्यूट्रिशन, इग्नोरेंस, इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी खत्म करने के लिए जो है इंडिया ने जो है सोशलिस्ट स्टेट का जो है कंसेप्ट अपनाया। तो याद रखिएगा ये 6 एविल है, 6 बुराइयां। ठीक, ये नोट कर लीजिए, मैं नोट कर देता हूं। अब देखिए, अब हम लोग जो है थर्ड बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। थर्ड बेसिक स्ट्रक्चर है आपका सेक्युलर। इंडिया जो है सेक्युलर कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष देश है। अब देखिए सेक्युलर कंट्री किसे कहा जाता है? सेक्युलर टर्म का जो है डेफिनेशन क्या है? अ कंट्री विच डू नॉट हैव इट्स ओन रिलीजन, वैसा कंट्री जिसका जो है अपना कोई ऑफिशियल जो है कोई धर्म नहीं है, और एंड द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री डू नॉट प्रोमोट एनी पार्टिकुलर रिलीजन, और उस कंट्री का जो गवर्नमेंट है, उस देश का जो सरकार है, वो किसी भी पार्टिकुलर कोई भी एक जो पार्टिकुलर रिलीजन है, धर्म है, उसका जो है प्रचार प्रसार ना करती हो और लोगों को उसे अपनाने के लिए ना कहती हो।
उस कंट्री को हम कहते हैं, वो कंट्री जो है सेक्युलर कंट्री है। और इंडिया में तो ऐसा होता ही है, इंडिया में कोई ऑफिशियल रिलीजन तो बनाया नहीं गया है, और कोई भी कंट्री का जो है गवर्नमेंट जो है कोई भी ऑफिस एक पार्टिकुलर रिलीजन को जो है प्रचार प्रसार करता नहीं है, इसलिए जो है इंडिया जो है आपका सेक्युलर नेशन है। लिख देता हूँ। ठीक है। अ कंट्री विच डू नॉट हैव इट्स ओन रिलीजन एंड गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री डू नॉट प्रमोट एनी पार्टिकुलर रिलीजन। ठीक, समझ गए। सेक्युलर का जो है एक और मतलब भी है, एक कंट्री जहाँ पर जो है लोग जो है अपने धर्म को माने और दूसरे के धर्म को रेस्पेक्ट दें। अ कंट्री वेयर पीपल फॉलो इट्स ओन रिलीजन एंड रेस्पेक्ट द अदर्स रिलीजन। ऐसा जो है मेन जो है सेक्युलर का मेन मीनिंग यही कहता है कि एक ऐसा देश होना चाहिए जहाँ पर जो है दो धर्म के बीच जो है विवाद नहीं हो। इसके लिए जो है कोई भी इंसान, मैन और वुमेन जो है वो जो है अपना धर्म को माने, एक्सेप्ट करे और दूसरे के धर्म को रेस्पेक्ट करे। हम दूसरे के धर्म को रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए जो है लड़ाइयाँ होती है, दंगे होते हैं किसी भी देश में। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए सेक्युलर वर्ड के लिए जो है कार्ल मार्क्स जो बोला था मैंने, जर्मन के बहुत बड़े जो है इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने क्या कहा था कि ये रिलीजन जो है आपका, रिलीजन धर्म, वो जो ओपियम ऑफ मासेज है। लिख देता हूँ मैं उनका ये वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलीजन इज ओपियम ऑफ मासेज। धर्म जो है लोगों के लिए जो है लोगों के लिए अफीम का काम करता है। ऐसा क्यों उन्होंने बोला था? उन्होंने बोला कि जब भी किसी भी देश में इलेक्शन आता है तो लोग जो है, आप देखते ही हैं कभी भी इलेक्शन आता है तभी जो है पॉलिटिकल पार्टी सब जो है धर्म को बहुत बड़ा मुद्दा बनाती है, और उसी के लिए जो है उनके लिए एक तरह से वोट बैंक हो गया। रिलीजन जो है उनके लिए जो है वोटर सबको पोलराइज करने का एक तरीका हो गया, एक मेथड हो गया, जिससे जो है वो लोग जो है वोटर को पोलराइज कर लेते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। उन्हें तो उनसे कोई लेना देना नहीं है कि किस धर्म में, वो बाद में किसी के लिए कुछ नहीं करते हैं, पर वो अपना वोट बैंक बढ़ा लेते हैं इससे। इसलिए जो है कार्ल मार्क्स ने कहा है रिलीजन जो है ओपियम है मासेज का, हफीम है लोगों के लिए, क्योंकि धर्म का नाम सुनते ही लोग जो है उस तरफ जो है चले जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि सेक्युलर कंट्री में जो है ये नहीं है। यही तो हम लोग का जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी हमारे देश में जो है कॉन्स्टिट्यूशन पे ज़्यादा अमल नहीं किया जाता, ये दिखता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी सब जो है रिलीजन को जो है डायरेक्ट जो है टारगेट करती है इलेक्शन के दौरान। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। अब मैं आपको जो है डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक बताता हूँ, समझ गए होंगे आप। डेमोक्रेटिक, इंडिया जो है, भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो आप जानना चाहते होंगे डेमोक्रेटिक कंट्री किसे कहेंगे हम लोग, ये भी कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा कंट्री डेमोक्रेटिक है कौन सा नहीं है। ये मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। डेमोक्रेसी का डिफिनेशन कहता है कि अ कंट्री इन विच गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड पीपल ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। मतलब
कि उस कंट्री का जो गवर्नमेंट है वो लोगों के द्वारा चुना जाता है, जैसे कि इंडिया में जो है हमारी जो है प्रधानमंत्री जो है भारत के लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं लोकसभा में। और उस गवर्नमेंट उस कंट्री में जो है सारे लोगों को जो है हक है कि वो अपना जो है एक पार्टी बना के जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। हम भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, हम लोग के पास राइट है। ठीक, तो यही जो है कोई भी डेमोक्रेटिक नेशन का जो है मतलब यही होता है। तो मैं लिख देता हूँ a country in which government of the country is elected by the people and citizens have right to take part in the election। ठीक है, ये डेमोक्रेटिक का जो है ओरिजिनल डेफिनेशन है। पर एक जो है डेफिनेशन जो है आपने बहुत बार सुना होगा, अब्राहम लिंकन साहब जो थे, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, यूएसए के प्रेसिडेंट जो थे, उन्होंने कहा था डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ये जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि किसने कहा था डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, तो ये अब्राहम लिंकन साहब ने कहा था। इसका मतलब है डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र जो है लोगों का है, लोगों के लिए है और लोगों के द्वारा है। तो ये आप याद रखिएगा, मैं लिख देता हूँ। डेमोक्रेसी जो है ऑफ द पीपल है, फॉर द पीपल है एंड बाय द पीपल है। ठीक है, अब देखिए डेमोक्रेसी, आप जानते हैं कि वर्ल्ड में जो है 3 तरह का पार्टी सिस्टम ज़्यादा नेशन में होता है। कैसा? मल्टी पार्टी सिस्टम, जिस देश में बहुत सारी पार्टियाँ होती हैं, जैसे कि इंडिया में। फिर होता है 2 पार्टी सिस्टम, और बाय पार्टी सिस्टम कहते हैं जिस कंट्री में जो सिर्फ 2 ही पार्टी जो है इलेक्शन में हर बार खड़ी होती है। जैसे कि आपका हो गया इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी है और लेबर पार्टी है। आपका यूएसए में हो गया रिपब्लिकन है और डेमोक्रेटिक है। जैसे डेमोक्रेटिक के जो है ये आपके जो बाइडेन जो इस बार खड़े हुए हैं, और पहले रिपब्लिकन था, उसके कौन थे? उसके जो है आपके डोनाल्ड ट्रंप थे। ठीक, तो अभी रिपब्लिकन की सरकार है यूएसए में। फिर देखिए 1 पार्टी सिस्टम आपका हो जाता है यहाँ आपका चाइना में, पीपल्स पार्टी ऑफ चाइना। शी जिनपिंग जैसे पीपल्स पार्टी ऑफ चाइना के हैं। तो यहाँ जो है हर एक बार जो है एक ही पार्टी इलेक्शन में खड़ी होती है और वो जिसे चाहती है उसे जो है अपना जो है प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बना सकते हैं। चाइना में राष्ट्रपति सिस्टम है, राष्ट्रपति बना सकते, प्रेसिडेंट बना सकती है। ठीक, पर इलेक्शन होता है वहाँ, किस लिए होता है पता नहीं, पर होता है। जब चाइना में पता है कि उसी को बनना है तो इलेक्शन करा के फायदा क्या? अलग सोच है। देखिए लिख देता हूँ, देखिए मल्टी पार्टी सिस्टम कहाँ कहाँ है आप याद रखिए। आपका ये हो गया इंग्लैंड में है, यूएसए में है। बाई पार्टी सिस्टम तो सॉरी उल्टा हो गया, रुके मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसे। मल्टी पार्टी सिस्टम आपका इंडिया में हो गया, बाई पार्टी सिस्टम आपका जो है यूएसए में है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, यही दोनों जो है इलेक्शन में हर बार यही दोनों पार्टी जो है पार्टिसिपेट करती है। फिर आपका इंग्लैंड में है,
इंग्लैंड में कौन कौन पार्टी है? कंजर्वेटिव पार्टी है और लेबर पार्टी है। और वन पार्टी सिस्टम आपका हो जाता है चाइना में। चाइना में पीपल्स पार्टी ऑफ चाइना है। अब देखिए डेमोक्रेसी क्या कहता है कि हम जो है डेमोक्रेसी जो है सिर्फ जिस कंट्री में इलेक्शन का तो वो डिफिनेशन था, पर डेमोक्रेसी क्या कहता है जिस कंट्री में बाई पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम है वही कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, ना कि वन पार्टी सिस्टम वाला। क्योंकि वन पार्टी इलेक्शन कराने से क्या हो जाएगा, सिर्फ एक ही पार्टी है तो लोगों को छूट भी नहीं है, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शन में, वो छूट तो वहाँ नहीं है। और एक पार्टी सिस्टम से तो हर बार वही जीतेंगे, ठीक। तो इसलिए जो है मल्टी पार्टी सिस्टम ये दोनों जो है आपका डेमोक्रेटिक कंट्री में आता है। डेमोक्रेसी यही इस्टेब्लिश है जहाँ पर जो है आपका जो है मल्टी पार्टी सिस्टम है और बाई पार्टी सिस्टम है, ठीक है। अब मैं फिफ्थ बेसिक स्ट्रक्चर को बढ़ाता हूँ जो कि रिपब्लिक है आपका। अब देखिए फिफ्थ बेसिक स्ट्रक्चर, कोई भी देश गणराज्य कब है, रिपब्लिक कब है। रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड बाय द पीपल। रियल डेफिनेशन जो है ये देखिए, कंट्री का जो हेड है वो पीपल के द्वारा इलेक्टेड है। अब देखिए इंडिया रिपब्लिक किससे है, इंडिया में जो है दो हेड होता है एक तरह से, एक होता है रियल हेड, एक होता है नॉमिनल हेड। रियल हेड जो है आपके जो है पीएम है और नॉमिनल हेड जो है आपका जो है प्रेसिडेंट है। तो इस मायने से जो है रियल हेड जो है पीएम है, इसलिए जो है इंडिया जो है रिपब्लिक कंट्री है। दो तरह का हेड होता है, ये लिख देता हूँ मैं। रियल हेड जो कि आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, नॉमिनल हेड जो कि आपके प्रेसिडेंट है। ये देखिए रियल हेड अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं और नॉमिनल हेड आपके रामनाथ कोविंद जी हैं जो कि प्रेसिडेंट है, ठीक। तो ये इंडिया के जो है रियल और नॉमिनल हेड है। अब देखिए मैंने ऐसा क्यों कहा कि रियल हेड पीएम है, इसलिए ये है। देखिए जो हमारे प्रेसिडेंट है उनका जब इलेक्शन होता है तो उनमें जो है हम लोग डायरेक्ट तो पार्टिसिपेट करते नहीं है, लेजिस्लेटिव मेंबर्स एमएलए एमपी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, हम लोग तो पार्टिसिपेट करते नहीं है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। हम लोग किसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, पीएम के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जो कि हमारे रियल हेड है पीएम के इलेक्शन में हम लोग जो है डायरेक्ट वोट डालते हैं, डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में। इसलिए जो है हम कह सकते हैं कि हमारा जो है हेड जो है कंट्री का जो है इलेक्ट किसके द्वारा होता है, पीपल के द्वारा होता है, लोगों के द्वारा होता है। इसलिए जो है इंडिया जो है आपका रिपब्लिक कंट्री है। अब आप पूछिएगा मुझसे कि चाइना आपका रिपब्लिक कंट्री है, ठीक। चाइना जो है एक हद तक आपका रिपब्लिक कंट्री है क्योंकि वहाँ पर जो है हेड जो है कंट्री का जो है पीपल के द्वारा ही इलेक्ट होता है। तो मैं बोल देता हूँ चाइना जो है आपका रिपब्लिक कंट्री, ठीक। पर वो डेमोक्रेटिक नहीं है क्योंकि वहाँ वन पार्टी सिस्टम ही है, लोगों को अधिकार नहीं है कि वो इलेक्शन में डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सके। पर कंट्री का हेड तो इलेक्ट होता है पीपल के द्वारा, इसलिए चाइना भी आपका रिपब्लिक कंट्री है। फिर आपका देखिए इंग्लैंड, इंग्लैंड में क्या प्रॉब्लम है। इंग्लैंड में ये प्रॉब्लम है कि इंग्लैंड का जो है इंग्लैंड में इंग्लैंड रिपब्लिक कंट्री नहीं है क्योंकि वहाँ का जो हेड जो है रियल हेड जो है वो जो एक क्वीन को कहा जाता है, वहाँ की जैसे अभी क्वीन एलिजाबेथ है वो जो है हेड हो गई। इसलिए जो है इंग्लैंड जो है आपका रिपब्लिक कंट्री नहीं है, ये याद रखिएगा। इंग्लैंड जो है आपका रिपब्लिक कंट्री नहीं है और चाइना है, लिख देता हूँ, देख लिया, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, पहले रिपब्लिक का मैंने समझा दिया है। आज का लेक्चर जो कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर था वो समाप्त होता है। इस लेक्चर के पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाए उसे ज़रूर से ज़रूर एक्सेस करें। पीडीएफ में ये सारा चीज़ आपको मिलेगा बहुत अच्छी तरीके से। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं क्योंकि उससे जो है आपको आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
तो ठीक है, चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।